Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamualaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you history lecture number 1 chapter number 3. कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, मुस्लिम इन साउथ एशिया 1. Arrival of Arab. The topic is arrival of Arab in the subcontinent and conquest of Sindh. अच्छा, इधर हमने बेसिकली जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हमने अराइवल ऑफ द अरब मीन के इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, उसका अराइवल कब हुआ, ये चीज़ें जो है हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करनी है. अच्छा, मुस्लिम इन साउथ एशिया 1 कि साउथ एशिया में जो मुस्लिम इरा है उसका स्टार्ट जो है वो कब से हुआ. वैसे तो हमारे डिफरेंट जो हैं वो ताजिर, अरब ताजिर जो थे वो यहाँ पर ट्रेड के गर्ज से जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते थे और मैक्सिमम बहुत सारे जो ताजिर थे उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा साउथ ऑफ हिंदुस्तान था वहाँ पे उन्होंने अपनी रेजिडेंस वगैरह भी जो है वो इख्तियार कर ली थी. अच्छा, बेसिकली जो मैं इसका अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बताऊं, थोड़ी सी एक स्टोरी टाइप है, थोड़ा आप लोगों को कान खोल के सुनना होगा फिर आपको मज़ा आएगा. अच्छा, ऐसा था कि जो हमारे हिंदुइज़्म जो बेसिकली वहाँ उस टाइम यहाँ पे हिंदुइज़्म जो था वो काफ़ी फ्लोरिश था सब कॉन्टिनेंट के अंदर. मतलब लाइक ये जो इरा था 6 जो आपकी 5, 6, 7 सेंचुरी जो कंटिन्यू थी, इसमें जो था वो हिंदुइज़्म जो था वो काफ़ी फ्लोरिश था यहाँ पे. लेकिन हिंदुइज़्म जो था आपको पता है उनके कास्ट एंड क्रीड सिस्टम था, ज़ात पात का कोई सिस्टम था, तो वो अपने आप को डेवलपमेंट में ज़्यादा जाने के से ज़्यादा वो अपनी ज़ात के लिए जो चीज़ें जायज़ नाजायज़ इस चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए थे. तो उन लोगों को जैसे ब्राह्मण एक सोसाइटी थी तो वो डिफरेंट जो हिंदू थे उनके ख्याल में अगर वो समुंदर पार जाएंगे तो मतलब ये उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, तो वो अपना मतलब रिलीजन से हट जाएंगे या ये उनके लिए गुनाह कंसीडर होता था. जैसे हम कुछ काम करते हैं ना तो हम वो काम करते करते छोड़ देते हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम में ठीक नहीं है, हमने ये काम नहीं करना, ये काम हमारे लिए जायज़ नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं अपने उस काम से हट जाते हैं जिस बात में हमें होता है कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा. हमारा अब खुदा है, अल्लाह की ज़ात हमारी जो है वो हमें है कि हमारी चीज़ हमें पता होता है. आप जैसे छोटे बच्चे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो लेकिन आपको पता है कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही होती है और चाहे हमारे अम्मी देख रही हूँ या ना हमारे अब्बू देख रहे हो ना हूँ, हमारे टीचर्स देख रहे हूँ या ना हूँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें देख रही होती है. तो समटाइम आपके पास अम्मी अब्बू भी नहीं होते, आपके टीचर्स भी नहीं होते, आपके बड़े बहन भाई भी नहीं होते, तब भी आप कोई गलत काम नहीं कर रहे होते हो. क्यों नहीं कर रहे होते हो? क्योंकि आपको ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह मतलब कि आपको ये पता होता है कि अल्लाह की ज़ात जो है आपको देख रही है और आपने अगर ये काम किया तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, तो आप तो अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप वो काम नहीं करते. इसी तरह से जो हिंदुइज़्म, हर मज़हब जो होता है आपको पता है दुनिया में बहुत सारे मज़हब है. जैसे इस्लाम, हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो हम मुसलमान हैं. इस तरह से जो हिंदू हैं वो हिंदुइज़्म को मानते हैं. इस तरह से जो क्रिश्चियन है वो जो क्रिश्चियनिटी को जो मज़हब है उसको, इस तरह से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, डिफरेंट किस्म के मज़हब हैं जो आपने पहले भी मज़ाहिब है जो आपने पहले भी इससे पहले चैप्टर्स में जो है आपने डिटेल में उन मज़ाहिब के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं. तो जो हिंदू हैं वो बेसिकली किस मज़हब को, वो हिंदुइज़्म को मानते हैं. और आपको पता है हिंदुइज़्म की डिफरेंट कास्ट होती हैं, जैसे ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होते हैं. इनके डिफरेंट 4 ग्रुप्स होते हैं. इसमें जो ब्राह्मण्स होते हैं उनका ये ख्याल था कि अगर वो मतलब तजारत की गर्ज से, वैसे तो मैक्सिमम ये होता था कि जो तजारत करते होते थे वो वैश्य करते थे, लेकिन हिंदुइज़्म के ख्याल जो मज़हब के मानने वाले थे उनका ये ख्याल था कि अगर वो मतलब समुद्र अब किसी भी मकसद की गर्ज से, चाहे तजारत होगा चाहे कोई भी मकसद होगा, उस गर्ज से अगर वो समुंदर पार जाएंगे तो मतलब ये एक बहुत बड़ा गुनाह उनके लिए, वो गुनाह कर लेंगे. उनके जो मज़हब के मुताबिक जो गुनाह होता था वो गुनाह कर लेंगे और वो नापाक हो जाएंगे. फिर उनको पाक होने के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती. इस तरह से वो ये चीज़ें उनके दिमाग में होती थी, तो वो समुंदर पार नहीं जाते होते थे. तो इस वजह से उनको वो तजारत फिर करना, उनकी तजारत में डेवलपमेंट नहीं कर सके, ट्रेड में. तो जब वो खुद ट्रेड में डेवलपमेंट नहीं कर सके तो उनकी जो सी ट्रेड थी उस पर कब्ज़ा जो है वो डिफरेंट नेशन ने कर लिया, जैसे कि अरब ने और ब्रिटिश ने
इस तरह से फ्रेंच ने और डिफरेंट किस्म की नेशंस आई, उन्होंने क्या कर लिया कि उन्होंने सी ट्रेड जो कि सब कॉन्टिनेंट थी उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसी तरह से अरब जो थे, जो कि मुसलमान थे, मुस्लिम्स थे, वो भी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर तजारत की गर्ज से आते होते थे, ट्रेड करने यहाँ पे आते होते थे, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे ट्रेड करने आए तो फिर उन्होंने जो हमारा साउथर्न पार्ट है हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान सारा कंबाइन था, मीन के बांग्लादेश भी उसका हिस्सा था उस टाइम, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था, भारत, ये सब एक ही मतलब लाइक हिंदुस्तान के अंदर आते होते थे। तो वो क्या करते थे, साउथर्न पार्ट में, जो हमारा साउथर्न पार्ट था उसमें उन्होंने रेजिडेंस वगैरह इख्तियार कर ली थी। अब वहाँ पे वो मतलब जो आगे पीछे उनके लोग रहते होते थे, इस्लाम की तबलीग वो साथ साथ करते रहते थे। कुछ लोग जो है उनसे इंस्पायर होके मुसलमान भी हो रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पे जो इस्लाम सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया, वो सब कॉन्टिनेंट के वो 712 में बाय मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू जो है यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकली जो इस्लाम यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमली तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम आया, वो मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू जो है वो यहाँ पे 712 में जो है वो हिंदुस्तान में आया। अब प्रैक्टिकली क्या कि यहाँ पे बाकायदा मुसलमानों की जो है वो हुकूमत कायम हो गई, ठीक है, मुसलमानों की हुकूमत यहाँ पे कायम हुई, तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्रैक्टिकली या अमली तौर पे जो इस्लाम बेसिकली यहाँ पे आया। अब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे क्यों आया, मतलब कोई ना कोई वजह होती है ना, किसी जगह पे आप आते हो, किसी जगह को फतह करते हो, किसी जगह पे अटैक करते हो, तो ऐसे तो नहीं होता कि आप मुंह उठा के विदाउट एनी रीजन आप किसी भी जगह पे जाके अटैक, कोई ना कोई ऐसी वजह तो होती है जिसकी वजह से आप दूसरे एरिया में जाके वहां पे अटैक करते हो और उसके जो भी रूलर होता है उसको शिकस्त देते हो और फिर वहां पे जो है आप अपना कंट्रोल कर लेते हो। तो क्या ऐसी वजह थी, वो वजूहात हमने डिस्कस करनी है। बेसिकली ऐसा नहीं था कि वो कोई यहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए या इस्लाम की गर्ज से इधर आए थे, ऐसी वजूहात नहीं थी, कुछ और रीज़न थी जिनकी वजह से वहाँ यहाँ पे राजा दायर के साथ उनको जो है वो जंग लड़ना पड़ी और फिर जब उनका जाहिर सी बात है यहाँ पे राजा दायर को शिकस्त हुई, वो फतह याब हुए और उन्होंने जब यहाँ पे अपनी सल्तनत कायम की तो डेफिनेटली वो मुस्लिम रूलर थे और उन्होंने अकॉर्डिंग टू इस्लाम यहाँ पे जो है वो हुकूमत कायम की, तो यहाँ के लोग यहाँ उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, तो फिर इस्लाम बाकायदा से सिंध से मुल्तान तक जो है वो फैला, तो यहाँ पे बाकायदा सिंध और मुल्तान में जो है इस्लामिक सल्तनत की जो है वो बुनियाद रखी गई। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आए क्यों थे, यहाँ पे उन्हें बेचा क्यों था, ये बात जो है अभी डिस्कस। अब मैं पहले तो आपको बताऊं, अरब रूलर जो था, उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। अच्छा, जो सिंध रूलर था, सिंध का रूलर जो था उसका क्या नाम था, राजा दायर, राजा दायर। अब हज्जाज बिन यूसुफ कौन था बेटा, हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो मोहम्मद बिन कासिम का अंकल भी था और फादर इन लॉ, मीन के उसका ससुर भी था, अंकल प्लस मतलब उसका चचा और उसका फादर इन लॉ था। अब समझ आई कि एक तरफ अरब रूलर जो कि हज्जाज बिन यूसुफ, सेकेंड इधर जो था वो हिंदू रूलर था, ये सिंध में जो हिंदू रूलर था। अब हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो मुस्लिम रूलर था, ठीक है, वो मुस्लिम था, जबकि राजा दायर जो था वो हिंदू था। अब समझ आई। अब रीजंस क्या हुई, अब मैंने रीजन यहां पे डिस्कस करनी है कि रीजन क्या है। रीजंस यहां पे डिस्कस करूंगी कि वजूहात क्या थी। पहली तो ये थी, आपको पता है मकरान पहले जो था वो हिंदुस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में अरब जो थे उन्होंने उसको फतह करके ये जो है वहाँ की सल्तनत में आ गया था, अरब कंट्रीज़ में आ गया था। तो वहाँ का जो एक गवर्नर था, मकरान का गवर्नर, और वो गवर्नर कौन था, सईद बिन असलम।
मकरान का गवर्नर था सईद बिन असलम। सईद बिन असलम को जो है वो राजा दायर के फ्रेंड ने क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। तो अजाज बिन यूसुफ जो था वो उसने राजा दायर को जो है वो लेटर लिखा और उसमें कहा कि जो इसका कातिल है उसने राजा दायर के पास पनाह ली हुई थी। तो अजाज बिन यूसुफ ने कहा कि जो हमारे मतलब मकरान का जो गवर्नर है सईद बिन असलम, उसके कातिल ने तुम्हारे पास पनाह ली हुई है, तुम उसको हमारे हैंड ओवर करो ताकि हम उसको पनिशमेंट दें। लेकिन राजा दायर ने उसको हैंड ओवर करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। फिर क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम, आपको पता है कुछ जो अरब थे ये तजारत करते रहते थे और ये डिफरेंट जगहों पे जो है इन्होंने रेजिडेंसी भी इख्तियार की हुई थी। इसी तरह से कुछ अरब जो थे वो श्रीलंका में रहते थे। तो कुछ अरब का एक जो काफिला था वो आ रहा था अजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तोहफे तोहफ लेके, कुछ गिफ्ट्स लेके आ रहा था, बहुत कीमती मतलब हीरे जवाहरात इस तरह के जो है वो डायमंड वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेके आ रहा था और सा गोल्ड डायमंड और बहुत सारी कीमती चीज़ें, और उसके अलावा कुछ ट्रेड का सामान भी लेके वो काफिला जो है वो अजाज बिन यूसुफ की तरफ जो है वो जा रहा था। तो जो सिंध में एक बंदरगाह थी जिसका नाम था दिब्बल, दिब्बल के मकाम पे कुछ डाकुओं ने क्या कर दिया कि उनको लूट लिया, उस पूरे काफिले को लूट लिया, उनका सारा सामान लूट लिया और उसके अलावा जो वहाँ पे औरतें और बच्चे थे उन औरतों और बच्चों को क्या कर दिया, कैदी बना लिया। अब जब इस बात की खबर अजाज बिन यूसुफ को हुई तो अजाज बिन यूसुफ को इस बात का सख्त गुस्सा आया। उसने राजा दायर को फिर लेटर लिखा और उसने कहा कि एक तो जो वहाँ के डाकू हैं उनको सख्त सज़ा दो और हमारा लूटा हुआ माल उनसे छीन के हमें, उनसे लेके हमें वापस दो, और हमारी औरतें और बच्चे जो कैदी हैं उनको जो है उनसे छुड़ा के उनको आज़ाद किया जाए। अब राजा दायर ने क्या किया कि राजा दायर ने जवाब में साफ इनकार किया। उसने कहा कि यहाँ के जो डाकू हैं वो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जब आंसर अजाज बिन यूसुफ को मिला तो राजा दायर पे अजाज बिन यूसुफ को सख्त गुस्सा आया। तो अजाज बिन यूसुफ ने क्या किया कि अपना जो कि भतीजा उसका था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अभी 17 ईयर्स ओल्ड थी, उसकी सिर्फ 17 साल उम्र थी, उसने अजाज बिन यूसुफ और उसके साथ जो है मतलब उसका जो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 17 साल की उम्र थी और वो उसका एक तो भतीजा था और उसका दामाद भी था। तो उसने उसके साथ एक फोर्स जो है वो रवाना की अगेंस्ट किसके, राजा दायर के अगेंस्ट की। अब राजा दायर और जो मोहम्मद बिन कासिम के जो फोर्सेस हैं उनका दिब्बल के मकाम पे आमना सामना हुआ। दोनों फोर्सेस की जंग हुई जिसमें जो मोहम्मद बिन कासिम की फोर्स है उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से इसके साथ जंग फाइट बैक किया और उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा राजा दायर को। फिर जब राजा दायर को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो फिर ये एरिया जो है वो अरब जो थे मोहम्मद बिन कासिम उनके कंट्रोल में आया। फिर बाकायदा से एक मुसलमानों को यहाँ आने के लिए रास्ता मिल गया। फिर बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वहाँ से अरब कंट्री से मूव करके यहाँ पे आए। यहाँ पे बाकायदा लोगों को जो है वो उन्होंने एजुकेट इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दिया। पहले तो ये था कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए, जो मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ पे सल्तनत कायम की, तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे सल्तनत कायम की तो जब वो लोगों के साथ, चूँकि वो इस्लामिक रूलर था और उसने जो यहाँ पे इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी तो वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स रखी। तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल तो इस्लाम क्या है, इस्लाम है मसावात, ठीक है, इक्वालिटी, और ये तमाम चीज़ें जो है वो इस्लाम की बुनियादी जो हैं वो उसके रुकन है। तो इस्लाम ने तमाम जो नेशन वहाँ पे थी, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे वो वैश्य थे, चाहे वो कश्ती थे, चाहे शूद्र थे, हर कम्युनिटी को उसने इक्वल बेस पे जो है वो ट्रीट करना शुरू कर दिया। सब लोगों को जो है उनके जो बेसिक बुनियादी राइट्स थे वो तमाम लोगों को वो राइट्स दिए गए। तो जो शूद्र थे जिनको तो पहले आउट ऑफ सिटी रखा जाता था, जिनको जो है बाहर रखा जाता था, वो तो बड़े इंस्पायर हुए कि हमें जो है यहाँ पे एक इक्वल स्टेटस मिलने लगा है। तो लोग ना बाकायदा से मोहम्मद बिन कासिम की पूजा करना शुरू हो गए, उसको देवता मानना शुरू हो गए। फिर वहाँ से कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह आए, उन्होंने बाकायदा लोगों को यहाँ पे तबलीग करना, इस्लाम के बारे में तबलीग करना शुरू कर दी। फिर बाकायदा से वो जो लोग थे हिंदुज़म से इस्लाम की तरफ कन्वर्ट आना शुरू हो गए। फिर मुल्तान के लोग बड़े इंस्पायर हुए, मुल्तान के लोगों ने फिर उन्हें इन्वाइट किया। उस टाइम मुल्तान में जो था वो मोहम्मद बिन कासिम का जो है राजा दायर का जो है वो कज़न जो है वो यहाँ पे
हुकूमत कर रहा था। फिर मुल्तान के लोगों ने वो सिंध की हुकूमत से बड़े इंस्पायर हुए मोहम्मद बिन कासिम से। उन्होंने कहा आप यहाँ पे आके अटैक करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर जब मोहम्मद बिन कासिम और उसकी फोर्सेस यहाँ पे आके अटैक किया, उन्होंने मुल्तान को फतह किया। फिर अब बाकायदा से सिंध और मुल्तान में जो है वो इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी गई। ये था एक ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया। अब चूँकि हम बुक से रीडिंग करेंगे तो फिर और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग को इसका ओवरव्यू जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम बुक की रीडिंग की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 31 पेज नंबर है, अराइवल ऑफ अरब इन द सब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। वो कहते हैं द अरब वाज अ ट्रेडर बाय प्रोफेशन, के अरब जो है वो तजारत करते थे। अब अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री देख लें तो वो भी तजारत जो है वो करते थे। आपने उनकी डिफरेंट तजारती जो डिफरेंट उनके तजारत के दौरान उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपने पढ़ी होंगी, जो जिस तरह से वो दयानतदारी से जो है वो तजारत करते थे। और लोग जो बहुत सारे जो ट्रेडर थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और लोग उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो उधर से आपको होगा कि वो अरब में बेसिकली रहते थे, तो इनका ये प्रोफेशन जो है तजारत, ये बड़ा स्टार्ट से है। बेसिकली दे यूज टू विजिट डिफरेंट कंट्री फॉर देयर ट्रेड, और तजारत की गर्ज से वो दूसरे ममालिक में जो है वो जाते रहते थे। दे कैरिड देयर लगेज बाय बोट्स एंड शिप्स फॉर इजिप्ट एंड सीरिया, वो अपना सामान जो है वो इजिप्ट और सीरिया वगैरह में भी लेकर जाते थे। द अरब एड एस्टेब्लिश द मैकेबल रिलेशन विद द पीपल ऑफ देयर, उन्होंने बड़े एक अच्छे रिमार्केबल रिलेशन जो है वो लोगों के साथ रखे। द अरब एड आल्सो डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ इस्लाम टू द पीपल ऑफ हेयर, वो साथ साथ जो है इस्लाम की तबलीग भी करते थे। द मुस्लिम ट्रेडर एड आल्सो सेटल्ड एट द कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड वेस्टर्न इंडिया, रीजन ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध। इन 703 AD द गवर्नर ऑफ मकरान, वो कहता है 703 AD में द गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम वाज मर्डर्ड एंड इज मर्डर्ड टू रिफ्यूज विद राजा दाय ऑफ सिंध। वो कहता है कि द गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम के सईद बिन असलम को जो है कत्ल कर दिया गया था, और उसके कातिल ने जो है वो राजा दायर के पास जो है वो पनाह ली हुई थी। हजाज बिन यूसुफ डिमांडेड द हैंड ओवर द मर्डर बट राजा दायर रिजेक्टेड इट, हजाज बिन यूसुफ ने उसको कहा कि कातिल हमारे हवाले करो, लेकिन राजा दायर ने इनकार कर दिया था। आगे क्या हुआ? सेकेंडली अ शिप ऑफ अरब मुस्लिम हु हैड सेटल्ड इन श्रीलंका कैरिंग ट्रेड लगेज एंड गिफ्ट फॉर हजाज बिन यूसुफ, वो कहता है कि अरब जो श्रीलंका के कुछ अरब थे वो हजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ गिफ्ट्स और सामान लेके जा रहे थे तजारत का। व्हेन इट रीच नियर द कोस्ट ऑफ दिबल, वो कहते हैं जब वो दिबल के मकाम पे पहुंचे, इट वाज प्लंडर्ड बाय पायरेट्स, प्लंडर होता है लूट मार करना, पायरेट्स होता है डाकू, तो उसे कुछ डाकू ने जो है वो लूट लिया। दे इम्प्रिजन द चिल्ड्रन एज वेल एज वुमेन, उन्होंने कुछ खवातीन और बच्चों को जो है वो कैदी बना लिया। हजाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर टू राजा दायर टू रिकवर द लगेज फ्रॉम द पायरेट्स, रिलीज द प्रिजनर एंड प्लंडर्ड द पायरेट्स वेली। इन रिस्पॉन्ड टू इट राजा दायर रोड द पायरेट फॉर आउट ऑफ हिज कंट्रोल, इसके जवाब में राजा दायर ने लिखा कि जो डाकू हैं वो उसके कंट्रोल से जो है वो बाहर हैं। हजाज बिन यूसुफ इन्फ्लुएटेड एंड इस बात का, इन्फ्लुएटेड होता है तैश में आना, शदीद गुस्से में आना। एंड इज यंग सन इन लॉ एंड नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम वाज सेंट टू सिंध विद ट्रूप्स टू पनिश राजा दायर। अब आ गया कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिबल। दिबल इन 712 AD मोहम्मद बिन कासिम रीच्ड दिबल बाय मकरान एंड बिसाइड इट। ओके, दिबल वाज अ फेमस सी पोर्ट ऑफ सिंध, वो कहते हैं दिबल जो है वहाँ का फेमस सी पोर्ट था सिंध का नियर कराची। हजाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर टू मोहम्मद बिन कासिम, हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को ख़त लिखा, लेट राजा दायर नॉट क्रॉस द रिवर ऑफ मैरान सिंध, के राजा दायर को जो दरिया सिंध है, जो मैरान रिवर मैरान है, जो कि सिंध रिवर अब सिंध रिवर के नाम से जाना जाता है, कि वो क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। फेस द एनिमी इन एन ओपन एरिया, दुश्मन को ओपन एरिया में उसको फेस करो। कीपिंग इन व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रूप एंड विन द, उसने कहा कि जो आपकी फोर्सेस हैं उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो और ये जंग हर हाल में, एंड विन द फेवर ऑफ चीफ ऑफ सिंध, और जो वहाँ के सरदार हैं, सिंध के जो सरदार हैं उनकी फेवर जो है वो हासिल करो।
ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम एक्ट अपॉन दीज इंस्ट्रक्शन, मोहम्मद बिन कासिम ने इन इंस्ट्रक्शन पर अमल किया एंड सक्सीडेड इन विनिंग द बैटल, और जंग में जो है वो कामयाबी हासिल हुई। देयर वाज अ टेम्पल ऑफ हिंदू इन द मिडल ऑफ देबल, हिंदू का जो है वहाँ पे एक मंदिर था। ऑन द टॉप फोर्टेड द रेड फ्लैग, जहाँ पे जो है वो रेड फ्लैग जो है वो लहरा रहा था। इट वाज द बिलीफ ऑफ द हिंदू दैट नन कुड हार्म देम टिल द फ्लैग वाज देयर, हिंदुओं का ये मानना था कि जब तक ये झंडा यहाँ पे रहेगा कोई भी जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। As soon as the Muslim used the catapult, a stone hit the flag, उन्होंने एक पत्थर फेंका जिसने जो है झंडे को हिट किया, एंड इट फेल डाउन, तो वो नीचे गिर गया। इट डिस्करेज द हिंदू, इस चीज़ ने हिंदुओं को डिस्करेज कर दिया। अच्छा, वो उनका बिलीव था, उनकी फोर्सेस का बिलीव था। जब झंडा गिर गया तो वो आप ऑटोमेटिकली आप दिल में जब ये तसव्वुर कर लेते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। और जब उनका ये बिलीव था कि जब तक ये झंडा रहेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो एक मुसलमान ने पत्थर फेंका, झंडा नीचे गिर गया, तो वहाँ की जो हिंदू फोर्सेस सारी की सारी थी, जब झंडा गिर गया तो वो सब डर गए कि बस अब तो हमें शिकस्त होगी ही होगी, और वो डिसहार्ट हो गए, डिस्करेज हो गए, और उनकी एकदम जो है वो थोड़ा सा हिम्मत उन्होंने वो कर दी। और अब जंग के मैदान में आप हल्का सा भी डिसहार्ट होंगे या हल्का सा भी डिस्करेज होंगे तो डेफिनेटली हार आपकी जो है वो मुकद्दर होती है। वही कहते हैं कि आप जो है जब भी किसी बात का कि मैं ये कर लूँगा, जब आप ये दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि मैं ये कर लूँगा, तो डेफिनेटली आप वो बात कर जाते हैं। लेकिन आपने अगर डरते रहते हो, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से मैं कामयाब नहीं हो सकता मैं, तो फिर नाकामी ही आपको खुद अपनी ज़ात पे बिलीव नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो यही हिंदुओं का हाल था कि वो उस झंडे की ऊपर पूरा का पूरी उनकी सोच थी कि जब तक झंडा रहेगा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही झंडा गिर गया वो वैसे ही मैदान जंग से जो है वो भागना शुरू हो गए कि नहीं अब तो हम हार गए, अब हम किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो गए क्योंकि झंडा जो है वो गिर गया है। हालांकि फ्लैग जो है वो आपको पता है और किसी भी चीज़ से जो है वो गिर सकता था। इट डिस्करेज द हिंदू आफ्टर दिस forces of Raja came out of the fort and start fighting. The Muslim fought boldly, entered over the fort, captured the city. Raja Dair fled away. राजा दायर जो है वो मैदान जंग से भाग गया and was killed later, और बाद में उसे कत्ल कर दिया गया था। The Muslim got freedom from the prison of the pirates. मुसलमान जो कि उस टाइम कैद में जकड़े हुए थे उनको आज़ाद किया गया, जो was punished heavily, जिनको और सज़ा दी गई थी। इन 712 AD सिंध वाज कॉन्क्रीट कम्प्लीटली, और इस तरह से 712 में सिंध को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है फतह कर दिया गया था। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। डायरी वर्क आपका है चैप्टर नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने क्या करना है, राइट प्लस लर्न। आपने राइट बेटा अपनी नीट कॉपी पे आपने इसको लर्न राइट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपके नोट्स में से, और ये अभी मैंने रीड कर लिया है, यही चीज़ आपके नोट्स के ऊपर भी राइट है। तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर को अपनी नीट कॉपी, नीट नोटबुक्स जो है उन पे आपने लिख लेना है। जब आप स्कूल में जाओगे तो आपके जो टीचर्स होंगे वो इसको चेक कर लेंगे। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 राइट भी करना है और उसको लर्न भी करना है, ठीक है। ये थी आपकी आज की डायरी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।